नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल, भाग 2, पाठ 11, यातायात और संचार माध्यम। व्यक्ति एवं वस्तु या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को आवागमन या यातायात कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में जाना। यहाँ पर हम एक मानचित्र देख रहे हैं। ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले का मानचित्र है। और ये जो मानचित्र है ये प्राकृतिक मानचित्र है। इस मानचित्र में हम विभिन्न जानकारियां देख रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मानचित्र का विषय क्या है, जल रूप और भू रूप, यानी सातारा जिले में पाई जाने वाली भू स्थितियां कौन कौन सी हैं, यानी उस मैदानी प्रदेश कितना है, पहाड़ी प्रदेश कितने हैं, और जल रूप यानी नदियां और वहाँ जलाशय या बांध, इनकी स्थिति क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस मानचित्र में क्या क्या जानकारी दी गई है। कुछ रंग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये रंग किन चीज़ों को दर्शाते हैं उसकी जानकारी यहाँ दी है। तो ये जो गहरा भूरा रंग है ये सबसे अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश को दर्शाता है। उसके बाद हल्का रंग देख रहे हैं पीला, हम ये अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश को दर्शाता है। जैसे ये सारे रंग जो देख रहे हैं, सफ़ेद रंग जो है ये मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेशों को दर्शाता है। और ये जो पीला रंग है ये कम ऊंचाई वाले प्रदेशों को दर्शाता है। जैसे ये हम जो क्षेत्र देख रहे हैं ये एकदम पीला, ये थोड़ा हरितिमा लिए हुए पीला है, ये शुद्ध पीला है। तो ये जो है, उसके अलावा जो नीले रंग से है, हम सब जानते हैं मानचित्र में नीला रंग हमेशा पानी का द्योतक होता है। तो ये यहाँ की नदियों को, यहाँ के जलाशयों को दर्शा रहा है। ये जो दिया हुआ है काला बिंदु और उसके बाद बगल में एक सर्कल, ये जिला प्रमुख स्थान को दर्शा रहा है। फिर तहसील प्रमुख स्थान यहाँ दिए गए हैं और ऊंचाई के स्थान दिए हुए हैं। जैसे ये यहाँ पे दिया है महाबलेश्वर, ये ऊंचाई का स्थान है एकदम से। फिर जलाशय दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे ये है, ये जलाशय यहाँ पर है, यहाँ छोटा सा एक जलाशय है। तो इस तरह से ये जलाशय को दर्शाते हुए यहाँ पे ये मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। यह जो मानचित्र है ये सातारा जिले की प्रमुख सड़कों और रेल मार्गों को दर्शाता है। यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं विषय सूची में, यहाँ राष्ट्रीय महामार्ग दर्शाया गया है। ये जो डबल लाइन से दिखाया गया है ये राष्ट्रीय महामार्ग है। सिंगल लाइन से जो दिखाया गया है ये अन्य रास्ते हैं, अन्य मार्ग हैं। फिर यहाँ रेल मार्ग भी यहाँ दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं जिला स्थान और तहसील मुख्य स्थान इसमें दर्शाए गए हैं। अब इन मानचित्रों के आधार पर कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार हम फिर से मानचित्र देख लेते हैं। ये सड़कों और रेल मार्गों को दर्शाता हुआ मानचित्र है। यह प्राकृतिक मानचित्र है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पंचगनी, कास पठार, परली पठार, ये ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश हैं, अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं। फिर उसके बाद ये जो स्थान है फलटन और कोरेगांव, ये जो स्थान है ये जो है अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश हैं। उसके बाद ये जो सफ़ेद हमें दिख रहा है वाइट, ये मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेश हैं। और ये जो पीला दिख रहा है ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मानचित्र में कौन से प्रदेश में यातायात का जाल अधिक है।
अब यातायात का जाल देखना है तो हमें सड़कों और रेल मार्गों वाला जाल मानचित्र देखना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा हमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हाईवे सब यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ थोड़ा हमें ये घना दिखाई दे रहा है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये मध्यवर्ती प्रदेश में यातायात का जाल अधिक है, यानी सातारा जिले के जो बीचों बीच का स्थान है, मध्य स्थान है, यहीं पर यातायात का जाल अधिक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना कैसी है? अब ये जो बीच वाला स्थान है, यहाँ की प्राकृतिक स्थिति कैसी है? तो ये हम प्राकृतिक मानचित्र में देखेंगे। तो बीच वाला स्थान जो है ये सफेद रंग से दर्शाया गया है, यानी मध्यम ऊंचाई वाला प्रदेश है। तो यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाला प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, यातायात के विरल जाल वाला क्षेत्र कौन सा है? विरल मतलब जहां पे सघन न हो, सघन का विरुद्धार्थी शब्द होता है विरल, जहां पर बहुत कम यातायात है। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है? ऐसा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है पूर्वी प्रदेश। ये जो मानचित्र है इसका, ये जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पर यातायात जो है वो इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं, यहाँ यातायात विरल है। मध्यवर्ती क्षेत्र में यातायात सघन था, बहुत ज्यादा यातायात था। अगला प्रश्न है, इस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना किस पद्धति से बनी है? यानी ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ की प्राकृतिक संरचना कैसी है? तो यहाँ की प्राकृतिक संरचना, यानी यह प्रदेश कम ऊंचाई वाला प्रदेश भी है यहाँ पर, और मध्यम ऊंचाई वाला प्रदेश भी है। सफेद रंग जो दिख रहा है ये मध्यम ऊंचाई वाला प्रदेश है, और ये जो पीला रंग दिख रहा है ये कम ऊंचाई वाला प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कौन से प्रदेश में यातायात मार्गों का अभाव दिखाई देता है, इसे ढूंढिए। अब हम किस क्षेत्र में यातायात मार्ग बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं? तो हम ये देख रहे हैं जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में यातायात के मार्ग बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। मानचित्र के पश्चिमी मार्ग भाग में यातायात मार्गों का अभाव दिख रहा है। अब ये जो पश्चिमी भाग ये है, अब यहाँ यातायात के मार्गों का अभाव दिख रहा है, तो कारण क्या है? कारण भी हमें ढूंढना है। तो कारण अपने आप हमें समझ में आ रहा है कि ये देखो, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस स्थान पर कौन सी रुकावटें दिखती हैं? तो इस स्थान पर सह्याद्री पर्वत, उसकी श्रेणियां यहाँ दिख रहा है, कास पठार, परली पर्वत। तो ये मुख्य सह्याद्री पर्वत और उसकी छोटी छोटी अनेक श्रृंखलाएं। कोयना बांध का शिव सागर जलाशय। तो इस तरह से ये सारी स्थितियां यहाँ पर हैं, और जब ये पहाड़ है, जलाशय है, तो यहाँ पर यातायात के स्थान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये है ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर आपने शब्द सुना होगा, विगत कई वर्षों से यह शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, और चित्र देखकर भी आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा। देखते हैं क्या है ग्रीन कॉरिडोर। इसे हिंदी में हम कहते हैं हरित छिन्न मार्ग, ग्रीन कॉरिडोर। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब अंग प्रत्यारोपण या किसी हृदय या लीवर जैसी गंभीर परिस्थिति के लिए मरीज या अंग जिसका प्रत्यारोपण किया जाना है को एक से दूसरे स्थान तक लेकर जाना होता है। तब हमें कम से कम समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति का यदि लीवर या हृदय ट्रांसप्लांट करना है, तो हृदय या लीवर कोई जीते जी व्यक्ति का तो मिलता नहीं है। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, लोग अपना अंग दान करते हैं, तो उसमें आंख दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, हृदय या लीवर का दान करते हैं, यकृत जिसे हम कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का दान करते हैं। तो ये मृत्यु के बाद शरीर में कम से कम 2 से 3 घंटे तक ये जो अंग हैं ये निकाले जा सकते हैं, और तुरंत ही ये अंग शरीर से निकालने के बाद तुरंत ही किसी गंभीर जो परिस्थिति से जूझ रहा कोई मरीज है, पेशेंट है, उसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, तो उसको ये प्रत्यारोपित किए जाते हैं। तो मान लीजिए जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो एक स्थान पर है, और जो मरीज है जिसको ये ट्रांसप्लांट करना है वो दूसरे स्थान पर है। तो एक स्थान से ये अंग जो है लेकर जाने के लिए दूसरे स्थान तक बहुत ही तीव्र गति से पहुंचना होता है। तो ऐसे में कम से कम समय की आवश्यकता होती है।
तब हरित छिन्न मार्ग बनाया जाता है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पेशेंट है, पेशेंट को प्रत्यारोपण की आवश्यकता है और एम्बुलेंस के द्वारा ये सामान अंग जो है पहुंचाए जा रहे हैं। अब इसमें ग्रीन कॉरिडोर क्या है वो हम देखते हैं। अस्पताल कर्मियों तथा पुलिस के आपसी सहयोग से अस्थायी रूप से तैयार किया जाने वाला एक रूट है ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें कुछ देर के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से निर्धारित मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात रोक दिया जाता है या नियमित कर दिया जाता है, ताकि पायलट व्हीकल या एम्बुलेंस को एक से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम समय लगे। यानी एम्बुलेंस को है जो फटाफट रास्ता दिया जाता है, ताकि एम्बुलेंस में यदि कोई पेशेंट है तो भी वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य हॉस्पिटल तक पहुंच सके। यदि पेशेंट एम्बुलेंस में नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल में है और एम्बुलेंस में उसको अंगदान जो किया जाने वाला है वो उसके पार्ट रखे हों, तो भी वो डॉक्टर सही सलामत उन अंगों को लेकर पहुंच सके। इसके लिए पूरे रास्ते में उनके लिए अलग से एक रास्ता बनाया जाता है। रोड पर कितना भी ट्रैफिक हो, लेकिन एम्बुलेंस को अलग से जो ट्रैफिक पुलिस है वो उसमें सहयोग करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले और अस्पताल वाले इनके सहयोग से वो एक रास्ता अस्थायी रूप से बनाया जाता है। यानी रोड नहीं बनाई जाती है, लेकिन रोड पे जो ट्रैफिक है उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए रास्ता मिलता जाए। हम यहाँ देख रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाले इसमें हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर काफी अनुभवी और प्रशिक्षित होता है, जो भीड़ भाड़ वाले स्थान में भी गाड़ी चलाने के लिए सहज होते हैं। ऐसे में कम से कम समय में मरीज को चिकित्सा सेवा मुहैया करा दी जाती है, जिसकी वजह से किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपातकाल में लगने वाला समय कम हो जाता है और समय पर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवा देने के कारण मरीज के बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पंक्तिबद्ध परिवहन या रो ट्रांसपोर्ट, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस पद्धति में क्या किया जाता है कि माल से भरा ट्रक मालगाड़ियों पर चढ़ा दिया जाता है और रेल मार्ग से उसे निश्चित स्थान तक ले जाते हैं, यानी जो उसका डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वहां तक वो ट्रक पहुंच जाता है। कैसे? मालगाड़ी के द्वारा। मान लो जैसे पंजाब से अब कोई गेहूं आना है, सामान आना है और वह पंजाब से तमिलनाडु तक जाना है या कर्नाटक तक जाना है, तो यदि सड़क मार्ग से आएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा पेट्रोल डीजल खर्च होगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, एक सरल रास्ता यहाँ निकाला गया भारत में कि इसको पंजाब से यदि कोई जब ट्रेन कोई चलती है तो उस मालगाड़ी जो चलती है तो उस मालगाड़ी में ही गेहूं से भरा ट्रक हमने लाद दिया और वह मालगाड़ी रेल मार्ग के द्वारा वो कर्नाटक पहुंच जाती है। तो इसमें समय की बचत होती है, डीजल की, पेट्रोल की बचत होती है। तो इस तरह से यह जो है, इसमें जो आवागमन जो है, यातायात जो है, इसके खर्च में बचत हो जाती है। अब जहां माल उतारना है, अब वो ट्रक तो जैसे अब कर्नाटक में उतारना है तो वहां जब ट्रेन पहुंच गई तो वहां पे ट्रक उतार लिया जाता है। फिर वहां अब कर्नाटक में बहुत बड़ा कर्नाटक है राज्य, तो अब कर्नाटक में कहाँ तक सामान पहुंचाना है वहां पर वो ट्रक सामान पहुंचा देते हैं। तो समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, पैसे बच जाते हैं और परिवहन का खर्च कम हो जाता है, क्योंकि गंतव्य स्थान तक की यात्रा कैसे हो गई? रेल मार्ग से हो गई। यानी पंजाब से मान लो गेहूं का ट्रक चला तो पंजाब से कर्नाटक तक पहुंचने में कैसे आया? वो ट्रेन से आ गया। तो ट्रेन से आने से एक समय बच गया, पेट्रोलियम बच गया, तो परिवहन का खर्च कम हो गया। इस तरह ट्रक से यातायात करने पर ईंधन के खर्च और प्रदूषण को भी टाला जा सकता है। रास्ते में यदि वो ट्रक रोड से आता तो रास्ते में पेट्रोल जलता, डीजल जलता, तो उतना प्रदूषण होता, तो प्रदूषण भी बच गया, नहीं हुआ, और ईंधन का खर्च भी कम हो गया। इसे हम कहते हैं रो परिवहन, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट या पंक्तिबद्ध परिवहन। इसकी शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कोंकण रेल मार्ग से हुई है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से सामान से भरा हुआ ट्रक जो है, आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि सामान से भरा ट्रक ही मालगाड़ी पर लाद दिया गया है और ये मालगाड़ी खुली रहती है, ओपन रहती है। ट्रक में इसके ड्राइवर और अन्य क्लीनर जो होते हैं वो इसमें रहते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि जब ये मालगाड़ी अपने निश्चित गंतव्य तक पहुंचेगी तो ये ट्रक वहां से उतारे जाते हैं। तो इन ट्रकों को चलाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए, तो वो ड्राइवर और क्लीनर इसमें रहते हैं और इस तरह से ये सामान से भरा हुआ ट्रक मालगाड़ी के द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। इस पद्धति में माल से भरा ट्रक मालगाड़ियों पर चढ़ाने के बाद रेल मार्ग से निश्चित स्थान तक ले जाया जा सकता है। जहां माल उतारना है वहां तक ट्रक से ले आते हैं और इस कारण क्या होता है, परिवहन का खर्च बच जाता है, प्रदूषण बच जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े ट्रक इसमें सामान रखा हुआ है। कुछ ट्रक खाली हैं और कुछ ट्रक भरे हुए हैं। ये आगे तक पूरी की पूरी मालगाड़ी में देखो इस तरह से ट्रक लदे हुए हैं। इस तरह से यातायात करने पर ईंधन के खर्च और प्रदूषण के खर्च को टाला जा सकता है। तो हम देखते हैं कि यातायात मार्गों का एवं प्राकृतिक संरचना का सह संबंध होता है। प्राकृतिक संरचना के अध्ययन से प्रदेश की दुर्गमता और सुगमता ध्यान में आती है। हमें यदि हम प्राकृतिक रचना कैसी है उस स्थान की, उसका अध्ययन करते हैं तो उस प्रदेश में कितने पहाड़ी स्थान हैं, कितने मैदानी प्रदेश हैं, कितना जलीय इलाका है, कहाँ बांध है, कहाँ नदी है, ये सारी चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। मैदानी समतल प्रदेश हो तो वहां यातायात मार्ग की सुविधाएं अच्छी तरह से विकसित की जा सकती हैं। ऊंचे नीचे समतल प्रदेशों में यातायात मार्ग की सुविधाएं विकसित करने में कठिनाइयां आती हैं। जैसे पठारी प्रदेश हो या पहाड़ी प्रदेश हो तो वहां पर यदि हमें रोड बनाना है, रेल मार्ग बनाना है तो हमें थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं उसमें। यातायात का महत्व क्या है, यातायात क्यों होना चाहिए? तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण है व्यापार एवं नेटवर्क का विस्तार होता है। हमने इसके चर्चा की थी पिछले वीडियो में भी, किस तरह से यातायात के कारण व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। यदि यातायात की सुविधा अच्छी है तो लोगों का आना जाना भी बढ़ जाता है, सामान की आवक जावक बढ़ जाती है, अंततः व्यापार में वृद्धि होती है और व्यापार के नेटवर्क का भी विस्तार होता है। तेज प्रौद्योगिकीकरण, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, यानी यातायात के कारण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या औद्योगिकीकरण है उसमें वृद्धि होती है, उद्योग धंधों के विकास में सहायता मिलती है। जब उद्योग धंधे बढ़ते हैं तो रोजगार के अवसरों की उपलब्धता भी बढ़ती है। क्षेत्रीय संपर्क सेतु, आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के प्रदेश के लोगों से संपर्क बढ़ने लगता है। स्थान की उपयोगिता बढ़ जाती है, स्थान का महत्व बढ़ जाता है और कठिनाइयों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी यातायात जो है सहायक सिद्ध होता है। यानी यदि जैसे कोई बहुत दूर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ तक यदि और कोई एक मैदानी इलाका है तो मैदानी इलाके वाले लोग पहाड़ी क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि यदि यातायात की सुविधा न हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां पर। जैसे आज हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कई इलाके ऐसे हैं, उत्तराखंड भारत का एक राज्य, यहाँ पर बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, तो यदि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा न होती तो वहाँ उस प्रदेश की वहाँ के कोने कोने की यात्रा हम नहीं कर पाते। लेकिन आज उत्तराखंड में पर्यटन बहुत अच्छी तरह से होता है। लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग ऐसे अनेक स्थानों की यात्रा हम करते हैं, जहाँ से हमारी गंगा नदी का उद्गम हुआ है, यमुना नदी का उद्गम हुआ है, एवं अन्य जो वहाँ पर पहाड़ी पर्यटन स्थल हैं उन पर हम उनकी यात्रा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यातायात की सुविधा है। तो इस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन जो है उसे हम कम कर सकते हैं। यदि यातायात की सुविधा न होती तो हम वहाँ तक पहुँच ही ना पाते। तो इस तरह से यातायात जो है वो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करता है, स्थान के महत्व को बढ़ा देता है और वहाँ के जिस क्षेत्र में यातायात अधिक होता है वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी अधिक मिलते हैं।
तो इस तरह से हम देखें तो यातायात का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन सब के कारण पर्यटन का विकास होता है। मैंने आपको उदाहरण दिया अभी उत्तराखंड का। उसी तरह से हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। कुछ पर्यटन स्थल पहाड़ी स्थानों पर है, ऊंचाई पर है, जैसे महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की यात्रा यदि हमें करनी है, सफ़र करना है, तो सड़क मार्ग से हम यात्रा कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में सड़कों का जाल वैसे भी बहुत अच्छा बिछा हुआ है, तो इसलिए महाराष्ट्र के जो औद्योगिक विकास हुआ है महाराष्ट्र में, जो यहाँ पे जो भी विकास हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों का जाल गांव-गांव तक फैला हुआ है। अब हम देखते हैं संचार माध्यम। संचार माध्यम क्या है? इसका अर्थ होता है संदेश पहुंचाने का माध्यम। तो यातायात के समान ही संचार माध्यम यह भी एक मूलभूत सुविधा है, आधारभूत सुविधा है। और आधुनिक समय में, आज के आधुनिक युग में तो संचार माध्यम अथवा सूचना प्रसारण यह एक महत्वपूर्ण बात समझी जाती है। संचार माध्यम के कुछ सामान्य साधनों को हम देखते हैं, जिसमें दूरध्वनि, टेलीफोन और आजकल के समय में मोबाइल, आकाशवाणी या रेडियो, दूरदर्शन यानी टीवी और इंटरनेट। इसके अलावा यदि हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पोस्ट, डाक सेवा, ये संचार माध्यम के प्रमुख साधन। इसके अलावा आजकल कुछ और बदलाव भी हुए हैं वर्तमान समय में। देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं। तो ये तो हमने देखा कि परंपरा से चले आ रहे हमारे संचार माध्यम। वर्तमान युग में यदि हम देखें तो कृत्रिम ग्रह जो है यह उपसंचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। हम यहाँ देख रहे हैं सैटेलाइट्स जो हैं पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए, घूमते हुए। और मोबाइल आज तो जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। और कोरोना काल में तो मोबाइल ने ही आधी दुनिया चलाई, मोबाइल और मोबाइल पर इंटरनेट ने ही सारी दुनिया को चलाया है। तो मोबाइल पर संदेशों का आदान प्रदान करना, दूरदर्शन पर कार्यक्रम का देखना, मौसम की जानकारी लेना, ये सब चीज़ें हमें कैसे उपलब्ध होती हैं? ये जो है कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से, ये जो सैटेलाइट्स हैं इनके द्वारा ही हमें ये सब जानकारी घर बैठे बैठे मिल जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पृथ्वी के बाहर ये बहुत सारे सैटेलाइट्स, ऐसे असंख्य सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। हर देश ने सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं इस तरह से। और ये सैटेलाइट्स, ये टावर की सहायता से हमें, चाहे मोबाइल पे हमें फटाफट संदेश मिल जाता है या हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे फटाफट काम कर लेते हैं, तो इन्हीं टावर्स की सहायता से हमें ये सिग्नल्स मिलते हैं। इंटरनेट या अंतरजाल वर्तमान समय की जान है ये इंटरनेट। यदि इस कोरोना काल में इंटरनेट ने साथ न दिया होता तो हम दुनिया से बिल्कुल कट चुके होते, एक दूसरे से हमारा संपर्क ही न रह जाता। लेकिन इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। अंतरजाल एवं सामाजिकता के माध्यम के नए युग में सभी को इस व्यवस्था का उपयोग करना पड़ रहा है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेट का इस्तेमाल न करता हो। यह एक आवश्यकता बन गई है, हर एक के जीवन की आवश्यकता बन गई है। और भारत ने सरकार भी इसमें बहुत मदद कर रही है। भारत सरकार भी ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, ऐसे सब कार्यों को बढ़ावा दे रही है। और उसके लिए बहुत सारे मोबाइल ऐप्स भी डेवलप हो रहे हैं, है ना। आज मनी ट्रांसफ़र के लिए कितने सारे मोबाइल ऐप हैं, चाहे वो पेटीएम का हो, गूगल पे का हो, अमेज़ॉन पे का हो। लेकिन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया भीम ऐप जो है, ये मनी ट्रांसफ़र का एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम है। बहुत सारे, हर एक फ़ोन के जितने भी बैंक हैं, हर एक बैंक के अपने मोबाइल ऐप्स हैं और उसके द्वारा भी हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वर्तमान समय की मांग है।
आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बैंक जाकर ट्रांजैक्शन करें, या ये जो वर्तमान कोरोना काल चल रहा है इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र जैसे उपक्रमों को जैसे हमें अपनाना चाहिए। अब संदेश वहन की सुविधा बड़ी मात्रा में विकसित हो गई है। हम फटाफट एक दूसरे को मैसेज दे सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और ये सुविधा केवल बोलने के लिए नहीं है, अब केवल सुनने और बोलने वाली बात नहीं रह गई है। अब हम क्या हो सकता है, हम अब वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और उसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक ही समय पर अनेक लोगों से बात भी कर सकते हैं। और वीडियो कॉल में हम सब जानते हैं कि एक दूसरे को हम फेस टू फेस देखते हुए बात करते हैं। सामने वाले मोबाइल पे जिस व्यक्ति को हमने फ़ोन किया है उसको हम साक्षात देखते हैं फ़ोन पर, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम एक दूसरे से इतनी दूर हैं। तो वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम एक ही समय पर अनेक लोगों से बात कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज आप लोगों के जितने भी ऑनलाइन टीचिंग जो चल रहा है कोरोना काल में, जितने भी ये शिक्षण प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से चल रही है, गूगल मीट के माध्यम से चल रही है, व्हाट्सएप के द्वारा आपकी पढ़ाई हो रही है, तो ये सब क्या है, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक प्रकार है। और ये सुविधा हमें कैसे मिल रही है, सैटेलाइट के माध्यम से मिल रही है। संचार माध्यमों के बहुत सारे लाभ तो हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी हानियां भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। अंतर्जाल या इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं। जैसे जैसे नए रास्ते खुल रहे हैं, उसी तरह से नए अपराधों के रास्ते भी खुलते जा रहे हैं। नए नए अपराधी जन्म लेते जा रहे हैं। और सबसे जो कॉमन आजकल अपराध बढ़ चुका है, ईमेल अकाउंट हैकिंग। अकाउंट हैक हो जा रहा है। हम रोज़ पेपर में खबर पढ़ते हैं कि इसका फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया है, ईमेल अकाउंट हैक हो गया है, वो आजकल तो व्हाट्सएप के अकाउंट भी हैक होने लगे हैं। ऑनलाइन ठगी होने लगी है, साइबर आक्रमण, साइबर हमले होने लगे हैं, साइबर चोरी हो रही है, साइबर के माध्यम से, साइबर फैसिलिटी के द्वारा माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान भी इस इंटरनेट के माध्यम से हैं। तो हमें इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। संवेदनशील एवं व्यक्तिगत महत्वपूर्ण जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर न डालें। हम कैसे इन साइबर अपराधों से बच सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी किसी भी तरह की व्यक्तिगत महत्वपूर्ण जानकारी, संवेदनशील जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर न डालें। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे कोई अन्य माध्यम हो, ट्विटर हो, कहीं पर भी अपने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी न डालें जिससे उसका कोई हमें नुकसान न झेलना पड़े। यदि आपकी कोई जानकारी फ़ोन पर मांग रहा है आपका, तो बिना जांच किए अपनी वो जानकारी शेयर न करें। अपना OTP नंबर या अन्य जानकारी जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये फ़ोन या सोशल साइट्स से शेयर न करें, क्योंकि कोई भी OTP हमने जहां किसी को शेयर किया, हमारे बैंक अकाउंट हैक होने में समय नहीं लगता, या अन्य अकाउंट हैक होने में, अन्य जानकारी हमारी लीक होने में समय नहीं लगता। तो हमें उसके लिए सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।